सर आपकी पर्सनालिटी मुझे बहुत काम लगती है सर। एज अ मार्शल आर्टिस्ट आप एक यू कम एज अ वेरी काम पर्सन। तो सर ये पर्सनालिटी इतनी काम और कंपोज पर्सनालिटी कैसे है सर? देखिए, मार्शल आर्टिस्ट जो होता है वो बेसिकली काम एंड कंपोज ही होता है। मोस्ट ऑफ लोग खुश नहीं है इतने सर, जी। और शायद वो लोग सोचते हैं कि आगे जाके कहीं पे कर लेंगे हम लोग, वो कभी वो टाइम आता नहीं है, और आप अपना ड्रीम परस्यू कर रहे हो सर। तो क्या वो आपका हैप्पीनेस का एक अच्छा रीजन है? वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। अगर तुम्हारा मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट है तो वही करो। दुनिया में कोई इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता, बिल्कुल, बट वी कैन बी सेटिस्फाइड। आई एम नॉट फीलिंग मोटिवेटेड इनफ टू डू इट। सक्सेस मिलती है ना, तो दैट सक्सेस इटसेल्फ बिकम्स द मोटिवेशन फॉर यू। सर एक बॉलीवुड एक्टर है अक्षय कुमार, उनके एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि अभी तक कोई ऐसा दिन नहीं आया जहां पे मैंने दिन का सूरज नहीं देखा। मैं किसी काम से मैंने अक्षय कुमार को फ़ोन किया और मैंने सुबह 7 बजे फ़ोन किया। ओके। तो अक्षय ने मुझसे कहा कि भाई देखो, मैं आपको जब बुलाता आ जाइए। ये तो क्या, आपने फ़ोन किया तो इत्तेफाक है कि मैं घर में हूँ और इत्तेफाक है कि मैंने खुद फ़ोन उठा लिया। अच्छा। तो आपसे बातचीत हो गई, वरना मैं तो 6 बजे उससे पहले ही घर से निकल जाता हूँ। सुनील आनंद से मिलकर ऑफिस से निकला तो मैंने देखा सीढ़ियों पर से एक आदमी भागते हुए चढ़ता हुआ आ रहा था। तो मैं ऊपर की तरफ था, वो नीचे, उनका सर नीचे भागता रहा। तो बदन से ऐसा लगा कि आदमी उम्र वाला है। मैं सोचा था इतनी उम्र वाला, लेकिन कितना क्विक आदमी है यार। सामने उठा के देखा, नजर तो लगा ये तो देव साहब है। तो आप दूसरे के बारे में बता रहे थे, दूसरे एक्टर वो कौन दूसरा थे? इंदर कुमार। एक मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया था, 2 साल तक के फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल बाहर रहे। जी। फिल्म इंडस्ट्री का रूल है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। हेलीकॉप्टर से गिरे थे नीचे, शिन बोन जो है 3-4 टुकड़े हो गए थे। 2 साल तक बिस्तर पर रहे, अच्छे हुए वापस आए। उसका माइंडसेट एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह था। तो सलमान खान के बिल्कुल टक्कर में उसने बदन बनाया था। ऐसा बदन उससे एक्सीडेंट से पहले भी नहीं था। वेलकम टू माय शो गाइस, मेरा नाम है विपुल ठाकुर, और आज फिर से हमारे शो पे एक बहुत बेहतरीन गेस्ट आए हैं। लेकिन शो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने इस एपिसोड में किन किन चीज़ों के बारे में बात की है। तो स्टार्ट करते हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। श्री रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत सेलिब्रेटेड कवि थे, लेखक थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी इंडिया के पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने जूडो इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर? मुझे खुद को भी नहीं पता था, ये पॉडकास्ट नहीं होता और मुझे पता भी नहीं चलता। उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की है टुवर्ड्स जूडो एज अ मार्शल आर्ट इन इंडिया। तो इस एपिसोड के अंदर हम लोगों ने एजिंग प्रोसेस के बारे में बात की है, हम लोगों ने बुढ़ापे के बारे में बात की है। अगर मैं आपको कहूँ कि अब कभी भी बूढ़े नहीं हो पाएंगे, क्या अगर मैं कहूँ कि आप दिल दिमाग से हमेशा जवान रह पाएंगे जिंदगी भर के लिए, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पे इस शो में। देव साहब को ले लीजिए, वो अपने मरते दम तक जवान रहे। क्या क्या थॉट प्रोसेस था उनका, क्या सोच रही थी उनकी? ऐसे ही एक मास्टर है, मास्टर ओइशिबा। अगर आपने इन दोनों के बारे में नहीं सुना तो मेक श्योर कीजिए ये एपिसोड पूरा देखें ताकि आप कुछ मिस ना कर दें। इस एपिसोड के अंदर हम लोग ने पेरेंटिंग के बारे में बात की है। तो एज पेरेंट्स हम लोग क्या गलत कर रहे हैं, हम लोग कहाँ गलत जा रहे हैं, क्या हम बच्चों को सही दिशा की तरफ ले जा रहे हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात की है। इस एपिसोड के अंदर हम लोग ने सेटिस्फैक्शन यानी संतोष की बात की है, डिसिप्लिन यानी अनुशासन की बात की है। कैसे एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपको एक अलग मुकाम तक लेके जा सकती है, इसके बारे में हम लोग ने चर्चा की है इस शो के अंदर। और कैसे एक डाउनफॉल के अंदर, एक बुरे वक्त के अंदर आपको आपका डिसिप्लिन बचा सकता है, इसके बारे में हम लोग ने डिटेल्ड में बात की है। हमारे इस जमाने में बहुत सारे लोग मोटिवेट होने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं मोटिवेशन और डिसिप्लिन में क्या ऐसी बात है जो एक दूसरे को जोड़ के रखती है? इस एपिसोड के अंदर हम लोग ने मोटिवेशन और डिसिप्लिन को जोड़ने वाली बात की है ताकि आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड बन सके, आपको किसी और की जरूरत ना पड़ सके।
हम लोग टीवी पे तो बहुत सारे एक्टर्स देखते हैं, जैसे सोनू सूद हो गए, अक्षय कुमार हो गए, ईशा कोप्पिकर हो गई, लेट इंदर कुमार हो गए, और ये जितने भी एक्टर्स जो मैंने अभी नाम लिए हैं, वो लोग अपने एक्शन स्किल्स के लिए, यानी ऑन स्क्रीन मार्शल आर्ट्स, ऑन स्क्रीन फाइटिंग के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इनकी ऑन स्क्रीन फाइटिंग कैसे बेहतर हुई, ये कहाँ से सीखे, क्या आपको पता है? हम लोग ऐसे ही मास्टर्स के साथ बात करने वाले हैं जिन्होंने बॉलीवुड के सितारों को ट्रेन किया है। आज हमारे साथ है मार्शल आर्ट की दुनिया के काफी उम्दा किस्म के मास्टर सरदार शेख, जिन्होंने सोनू सूद, ईशा कोप्पिकर, इंदर कुमार जैसे बड़े मशहूर एक्टर्स को ट्रेन किया है। तो मेक श्योर आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आई प्रेजेंट टू यू मास्टर सरदार शेख। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। तो सर, आप हम लोग पहले भी बहुत बार मिल चुके हैं, ठीक है सर। आपकी पर्सनालिटी मुझे बहुत काम लगती है सर। एज अ मार्शल आर्टिस्ट आप एक you come as a very calm person. This is my first impression about you. First of all, I did not believe that this person is a martial artist, but then with the knowledge that you shared with me, I actually believe that okay, yes, this person is someone who knows martial art in and out. तो सर, ये पर्सनालिटी इतनी काम और कंपोज पर्सनालिटी कैसे है सर? देखिए, मार्शल आर्टिस्ट जो होता है वो बेसिकली काम एंड कंपोज ही होता है जी। अगर आपने देखा होगा कि मार्शल आर्टिस्ट जो बहुत ज्यादा ग्लैमराइज करके रखते हैं, हाथ फैला के चलते हैं, अकड़ के लाउडली, बहुत लाउड किस्म के होते हैं जी। वो मार्शल आर्ट ये नहीं सिखाता है, बिकॉज ये एक तरह से दिखावा होता है, शो ऑफ होता है। किसी की नेचुरली पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि जब आप मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं तो आप इनर पीस जो आपको मिलता है, तो उसी वजह से आपका टेम्परामेंट बहुत ही ठंडा किस्म का हो जाता है, आप काम डाउन हो जाते हैं, तो आपका बिहेवियर भी वैसी होता है। जो मार्शल आर्ट आपको इनसाइड से तैयार करता है उसका रिफ्लेक्शन बाहर भी आता है। तो मेंटली अगर आप पीसफुल और काम होते हैं तो फिजिकल आपका जो बॉडी लैंग्वेज होगा वो भी इसी किस्म का हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मार्शल आर्ट्स। ओके, तो मतलब मार्शल आर्ट में आने के बाद आपकी पर्सनालिटी में ये चेंज आया है, कामनेस या ठहराव? यस। अच्छा, तो सर बताना चाहेंगे आप अपने मार्शल आर्ट करियर के बारे में? कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया? मुझे मार्शल आर्ट में हमें 50 बरस हो चुके हैं पूरे। अच्छा, तो सर उतनी मेरी उम्र भी नहीं है। इस साल मैं गोल्डन जुबली मना रहा हूँ ओके। मार्शल आर्ट की। अच्छा, इत्तेफाक ये है कि इसी साल मेरे जो टीचर हैं हाप्किडो एंड ताइक्वांडो को, उन्होंने हाप्किडो का खुद का स्टाइल डेवलप किया था जिसको मुह क्वान कहते हैं। बाय द वे, मेरे जो टीचर है हाप्किडो को, उनका नाम है ग्रैंड मास्टर सोंग सू ली। सोंग सू ली, ओके ओके। तो उनका खुद का डेवलप किया हुआ हाप्किडो स्टाइल है, इसको कहते हैं मुह क्वान। मुह क्वान स्टाइल ऑफ ताइक्वांडो। उसको भी इसी साल 50 साल पूरा हो रहा है। ओके, तो सर जैसे कि आप कह रहे हो कि 50 सालों से आपने मार्शल आर्ट सीखा है, तो उस वक्त सर मास्टर ढूंढने में तो आपको काफी दिक्कत हुई होंगी, क्योंकि ये वो टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे मार्शल आर्ट शायद बॉलीवुड में भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, आई गेस। देखिए, उस वक्त मार्शल आर्ट के टीचर्स बहुत कम थे, नया नया मार्शल आर्ट्स आया हुआ था, और मैं स्कूल में था तब से मैं ढूंढ रहा था कोई टीचर। इत्तेफाक हुआ कि एक मतलब न्यूज़पेपर में मैंने कहीं देखा कि एक जूडो एंड जिजित्सु का डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है यहाँ बॉम्बे में पाटकर हॉल में। मैं वहाँ देखने चला गया। अच्छा। तो उधर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, वहाँ मुझे पता चला कि वो टीचर जो है डॉक्टर MHS बड़ौदा वाला, जो इंडिया के ओल्डेस्ट ब्लैक बेल्ट थे। अच्छा, मतलब उन्होंने ब्लैक बेल्ट लिया था 1928 में। 1928 यानी ब्रिटिश टाइम में? ब्रिटिश टाइम में। ओके। तो उन्होंने यहाँ पर सिखाना शुरू किया। इत्तेफाक था कि मुझे पता चला, और फिर वहीं से मैंने उनका एड्रेस लिया और क्लास में चला गया, उनके ज्वाइन कर लिया मैंने। तो सर आपने कहा कि 1928 मतलब ब्रिटिश एरिया में ब्रिटिश एरा था। आपको हैरानी होगी कि जूडो इंडिया में सबसे पहले लाने वाले जो थे रविंद्रनाथ टैगोर साहब। उन्होंने जापान से जूडो के इंस्ट्रक्टर्स बुलवाए थे, जो कोलकाता में उनका कोई इंस्टीट्यूट है शायद
शांति निकेतन है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम। ओके। उसमें वो जूडो सिखाया करते थे। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर को देखिए आप, अगर उनकी पर्सनालिटी देखें तो वो सिर्फ महज एक लीडर नहीं, बल्कि वो एक ऐसे इंसान थे जो स्पिरिचुअली ज्यादा डिक्लाइन थे। जी। तो उन्होंने उस वक्त ये एहसास कर लिया था कि जो मार्शल आर्ट्स होते हैं सिर्फ फिजिकली नहीं, इसमें मेंटल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होता है। तो मेरे ख्याल से इसी चीज ने उनको बड़ा इम्प्रेस किया था, और उन्होंने जापान से जूडो इंस्ट्रक्टर्स बुलाया और कोलकाता में अपने जूडो की क्लासेस स्टार्ट की थी। हाँ। फिर ये जो मेरे टीचर है बड़ौदा वाला साहब, ये भी जिस में ब्लैक बेल्ट है। ये जिस वक्त मैंने उनकी क्लास ज्वाइन की, मैं 15 बरस का था, और बड़ौदा वाला साहब 72 ईयर्स के थे, ओके। और क्लास में मैं ही यंगेस्ट था, 15 बरस का। तो सर उस वक्त क्या क्या क्रेज रहा होगा जूडो का या फिर मार्शल आर्ट्स का, इन जनरल ले लो? देखिए उस वक्त इतना ज्यादा लोग नहीं जानते थे मार्शल आर्ट्स के बारे में, बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन एक मसला ये था कि जो जानते भी थे वो बड़ा ही गलत पिक्चर लोगों के सामने था, और बहुत ही एग्जेजरेटेड फॉर्म था। जैसे हम स्कूल में ही थे तो कभी कभार बात होती थी, मैं लोगों को बताता था मुझे मार्शल आर्ट सीखना है, तो कोई हमारा दोस्त कहता था अरे वो मार्शल आर्ट ऐसा होता है, एक उंगली मार देते हैं ऐसा इंसान बेहोश हो जाता है, हल्के से टच कर देते हैं इंसान बेहोश हो जाता है। तो ये सब बातें बहुत ज्यादा फैली हुई थी। तो जब उन्हें सीखना शुरू किया तो शुरू में तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उंगली मार के बेहोश कर देना ये सब तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मेहनत करते गए तो लगा कि नहीं यही सही तरीका है, और जितनी मेहनत करते गए हमारा इंटरेस्ट और बढ़ता चला गया। करते करते आज 50 साल पूरे कर लिए हमने। कंग्रेचुलेशन अगर सर मैं भूल गया तो आपको करने के लिए। सॉरी। और मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे जो टीचर्स मिले मार्शल आर्ट के, तो बेहतरीन टीचर्स, वर्ल्ड के बेहतरीन टीचर्स थे। अच्छा। जैसे जो मेरे पहले टीचर थे डॉक्टर MHS बड़ौदा वाला, ओके। तो वो जैसे मैंने बताया 1928 के ब्लैक बेल्ट थे। जी। और वो तो खैर बहुत सारी चीजें जानते थे, इंडियन कुश्ती भी जानते थे, विनॉट जानते थे, बॉक्सिंग जानते थे, जूडो जानते थे, जिu-jitsu जानते थे। तो उनसे मुझे, मेरा समझिए कि मार्शल आर्ट का बेस जो है बड़ौदा वाला साहब के यहाँ रह करके बहुत स्ट्रांग हो गया। अच्छा। फिर वो जूडो करते करते मैंने ताइक्वांडो भी शुरू किया। ओके। ये कब किया आपने ताइक्वांडो? ताइक्वांडो मेरे ख्याल से जूडो शुरू किया था उससे 1 बरस बाद ही वो इत्तेफाक से मुझे होटल ताज में एक कोरियन मास्टर मिल गया था। ओके। नाम बताना चाहेंगे उनका? पूरा नाम याद नहीं, मुझसे पार्क के नाम से हमको पुकारते थे। वो बिजनेसमैन था एक्चुअली, अच्छा। थर्ड एंड ब्लैक बेल्ट थे, यहाँ आए हुए थे। मैं उस वक्त ताज होटल में वो मार्शल आर्ट्स के, वहाँ जो एक बुक्स का स्टॉल है नालंदा बुक स्टॉल, जी। वहाँ पर जूडो वगैरह की बुक देख रहा था, तो वो इत्तेफाक से वहाँ आए हुए थे। ओके। तो उन्होंने देखा तो पूछा कि मार्शल आर्ट करते हैं, मैंने बताया हाँ। तो उन्होंने कहा ताइक्वांडो जानते हैं आप? तो मैंने कभी नाम सुना है, बाकी जानता तो नहीं हूँ। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, थर्ड एंड ब्लैक बेल्ट थे। मैंने उनको अपनी क्लास में बुलवाया जहाँ अच्छा। मैं सीखता था वहाँ पर। तो उन्होंने आके जो ताइक्वांडो दिखाया तो हमारे आंखें फटी की फटी रह गई। हम इत्मीनान से ऐसे एक दूसरे को थप्पड़ मार देते हैं, वो तो किक मार देते थे ऐसे, इतना आराम से पैर उठा के मार देते। तो बड़ा इंटरेस्ट हुआ हम, अरे ये ऐसे जबरदस्त आर्ट। तो उसमें भी हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया, वो भी सीखना शुरू किया। फिर थोड़े टाइम के बाद में आई केम अक्रॉस हाप्किडो। ओके। क्या है सर ये हाप्किडो? हाप्किडो भी कोरियन मार्शल आर्ट है, लेकिन बहुत सारे मार्शल आर्ट्स ऐसे हैं जो लिमिटेड होते हैं। अच्छा। कुछ मार्शल आर्ट सिर्फ किक पंच सिखाते हैं, कुछ मार्शल आर्ट सिर्फ थ्रोज एंड चोक सिखाते हैं, ओके। कोई मार्शल आर्ट सिर्फ वेपन सिखाता है। तो कम ही मार्शल आर्ट ऐसे हैं जिनको कंप्लीट मार्शल आर्ट बोला जा सकता है, उनमें से एक हाप्किडो है। तो अच्छा। हाप्किडो में मार्शल आर्ट के जितने एस्पेक्ट्स हैं वो सारे आ जाते हैं। इसमें किक पंच भी होता है, इसमें थ्रोज भी होते हैं, लॉक्स भी होते हैं, ग्राउंड वर्क होता है, और होल्ड्स वगैरह, उसके अलावा वेपन वेपन फाइट्स भी होते हैं। ओके। तो ये एक तरह से इसको कंप्लीट मार्शल आर्ट माना जाता है। और सिंस मैं बड़ौदा वाला साहब के यहाँ रह करके, जैसे मैंने बताया कि मेरा बेस काफी स्ट्रांग हो गया जी। था, और जूडो भी जानता था, ताइक्वांडो भी सीखा, तो इस चीज ने मुझे हाप्किडो में एक्सेल करने के लिए बहुत हेल्प की। अभी आज मैं जो है ताइक्वांडो और हाप्किडो सिखा रहा हूँ, मेरा फेवरेट आर्ट जो है वो हाप्किडो है। अच्छा। सर मेरे दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हाप्किडो को लेकर, लेकिन वो क्वेश्चंस को मैं फिलहाल पार्क करके रख रहा हूँ साइड में।
ठीक। आप कह रहे हो कंप्लीट मार्शल आर्ट है, यानी कोई भी कर सकता है? हाँ, इसमें इसकी ब्यूटी सबसे अच्छी ये है कि इसको किसी भी एज वाला ओके। और कोई भी जेंडर वाला सीख सकता है। जी। इसमें जैसे हमारे ट्रेडिशन है, इसका एक मोटो है कि अ गुड टेक्निक कैन बीट द ब्रूट स्ट्रेंथ। अच्छा। आप अगर टेक्निक अच्छी जानते हैं तो बहुत ताकतवर इंसान को भी आप आसानी से डिफीट कर सकते हैं। और हाप्किडो की एक खास ब्यूटी ये है कि अगर हाप्किडो वाला अगर चाहे किसी को इंजर करना तो कर सकता है, अगर वो चाहे किसी को इंजर किए बगैर कंट्रोल करना तो वो भी कर सकता है। यानी इसमें जैसे किक पंच करते हैं तो उसका रिजल्ट तो इंजरी में होता है। जी। अगर आप इंजर किए बगैर किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप बड़े इत्मीनान से इसमें बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जिसके जरिए आप अपोनेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर आप कह रहे थे कि आप कोरियन मास्टर्स से मिले हैं, जापानीज मास्टर्स से मिले हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं? देखिए, मेरा एक बड़ा एडवांटेज क्या हुआ है, जी। एक खुशकिस्मती कि मैंने मार्शल आर्ट के साथ में मार्शल आर्ट का न्यूज़पेपर भी शुरू कर दिया था। ओके। द वर्ल्ड ऑफ मार्शल आर्ट्स इस इंडिया का लार्जेस्ट मंथली पीरियडिकल है। तो इस पेपर की वजह से दूसरों के कंपेयर में मुझे अलग अलग कंट्रीज के मार्शल आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिला। जी। ग्रैंड मास्टर से लोग यहाँ आते हैं, मुझे इंटरव्यू लेना होता है। तो जूडो के ग्रैंड मास्टर, सुमो, आइकिडो, कराटे, इवन कलरी के, एस्क्रिमा, किक बॉक्सिंग, कोरियन मार्शल आर्ट से अलग अलग किस्म के मार्शल आर्टिस्ट जो ग्रैंड मास्टर उनसे मिलने का मौका मिला। तो उनसे जो डिस्कशन होते रहे, उनका इंटरव्यू लिया या उनसे जो डिस्कशन होता रहा, तो उसने मेरे जो नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। ओके। तो ये मेरा बहुत अच्छा एडवांटेज रहा, मेरा फ़ायदा हुआ जो हर एक को नहीं मिलता है। ओके। तो आप इंडिया से बाहर वहां पे सीखने के लिए गए हैं कभी? हाँ, मैं कई मतलब बाहर जा चुका। मैंने नेपाल का शुरू में तो नेपाल ही गया था। ओके। इसके बाद कोरिया के कई चक्कर लग चुके हैं मेरे ट्रेनिंग के जी। मामले में। मैं ईरान भी जा चुका हूँ, उज़्बेकिस्तान जा चुका हूँ, कज़ाकिस्तान जा चुका हूँ। ओके। इससे कई कंट्रीज़ के मैंने चक्कर लगाए मार्शल आर्ट के ही ताल्लुक से। सर आपने जब मार्शल आर्ट स्टार्ट किया, हुँ, तो मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ सर, आपका खुद का बिजनेस था, हुँ, लेकिन आप खुद का बिजनेस ना करते हुए आपने एक अलग ही जर्नी स्टार्ट की जो कि है मार्शल आर्ट की। जी, मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मम्मी बोल रही थी कि यार ये क्या कर रहा है, अच्छा खासा जॉब कर ले या फिर बिजनेस कर ले। हुँ। आई एम श्योर हम लोग उस वक्त की बात कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स ने भी डेफिनेटली ऐसा कुछ बोला होगा। देखिए, हमारा फैमिली बिज़नेस रहा था, तो ज़ाहिर-सी बात है हर एक फैमिली ये चाहती है कि उनके घर के लोग सुखी रहें, जी। ज़्यादा आगे बढ़ें। और अगर पैसे आप अच्छे पैसे वाले होते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आप एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकते बिल्कुल। हैं। तो घर वालों का बड़ा कंसर्न था कि भई अगर आप मार्शल आर्ट की तरफ इतना झुकते चले जा रहे हैं, तो इसमें इनकम कितनी होती है आखिर? बिल्कुल सर। फैमिली बिज़नेस में लगे रहो, इसमें बहुत इनकम होगी, आपकी ज़िंदगी अच्छी गुज़रेगी। लेकिन मसला ये था कि मैंने फिर वो एक एक पॉइंट ऐसा आया कि जब मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा कि मैं मार्शल आर्ट्स करूं या बिजनेस करूं। जी। मेरे सामने ये मसला था कि अगर मैं बिजनेस लेता हूं तो फाइनेंशियली आई डू वेरी वेल, और जी। अगर मार्शल आर्ट्स में आता हूं तो लिमिटेड इनकम रहेगी। जी। लेकिन मेरा ये ख्याल था कि अगर बिजनेस करता हूं पैसे कमाऊंगा, लेकिन सारी जिंदगी दिल में वो एक बात चुभती रहेगी कि एक बहुत अच्छी चीज मैंने छोड़ दी। तो वो सारी ज़िंदगी मैं चैन से नहीं रह पाऊँगा। अगर मार्शल आर्ट्स ले लेता हूँ और भले से इनकम ज़्यादा ना होगी, जी। बट वो एक सैटिस्फाइड लाइफ़ रहेगी कि जो मैं करना चाहता था मैंने किया। हाँ। तो मैंने मेरी वाइफ़ से भी इस बातचीत की कि मैं डिसीज़न ले रहा हूँ कि मैं मार्शल आर्ट छोड़ देना चाहता हूँ, ओके। तो तुमको कोई एतराज़ है? तो मेरी वाइफ़ ने कहा, सरदार, वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। अगर तुम्हारा मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट है तो वही करो, वरना सारी ज़िंदगी तुम एक प्यासे की तरह रह जाओगे। तो जो भी डिसीजन लो, आई एम विद यू। सर ये जो आपने बात की ना सर, मैं काफी रिलेट कर पा रहा हूँ, इनफैक्ट हमारी ऑडियंस भी जो है वो काफी रिलेट कर पा रही होगी, क्योंकि सर आज मैं देख रहा हूँ कि लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ लोग खुश नहीं है इतने सर। जी, और शायद वो लोग सोचते हैं कि आगे जाके कहीं पे कर लेंगे हम लोग, वो कभी वो टाइम आता नहीं है, और आप अपना ड्रीम परस्यू कर रहे हो सर। जी। तो क्या वो आपका हैप्पीनेस का एक अच्छा रीजन है?
बोल देखिए, हैप्पीनेस, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है। जी। लेकिन ये डिसीजन लेने के बाद आई एम लिविंग वेरी सेटिस्फाइड लाइफ। ओके। आई वुड नॉट से आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज दुनिया में कोई इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता, बिल्कुल। बट यू कैन बी सेटिस्फाइड। और मेरे पास बहुत पैसे ना हो भले से, लेकिन मैं एक सेटिस्फाइड जिंदगी गुजार रहा हूँ। एंड यू हैप्पी विथ योरसेल्फ। यस, आई एम हैप्पी विद माय डिसीजन। तो सर कुछ चैलेंजेस आए थे जब आपने स्टार्ट किया ये, जैसे बिजनेस नहीं करना है, वाइफ को बताया होगा, घर में बताया होगा, क्या चैलेंजेस आए थे उस टाइम पे? देखिए, इसमें चैलेंजेस तो काफी आते हैं, क्योंकि एक तो मैं मुंबई जैसी जगह पर रहता हूँ, काफी महंगा जो शहर है सर। बहुत महंगा शहर है। और यहाँ पर जब आप कोई आर्ट, स्पोर्ट वगैरह करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। जी। आगे बढ़ने के मामले में, क्लास चलाने के मामले में, स्टूडेंट के मामले में, हर चीज में जो है डिपेंड रहना पड़ता है लोगों को। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अब उसको आप अपने कितना अच्छी तरह से टैकल करते हैं प्रॉब्लम, वो आपके ऊपर है। तो और यही बड़ा चैलेंज होता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने इंस्टीट्यूट चलाने हैं, आपको आर्ट को प्रमोट करना है, आपको लोगों में आर्ट को फैलाना है। जी। तो ये इटसेल्फ सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। और मुझे खुशी है 50 साल से कंटिन्यूस इस चैलेंज का मैं सामना करता आ रहा हूँ। बिल्कुल और सर। मेरी तरह और भी बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट, आप अगर देखेंगे मार्शल आर्टिस्ट लोगों में जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उसमें बड़ी तादाद, ज्यादा मैं कहूंगा कि मेजोरिटी ऐसे ही लोगों की है जिनके पास फैमिली बिजनेस से सब कुछ था, लेकिन एक मार्शल आर्ट की तरफ जो उनका प्यार था, जो अट्रैक्शन, जो इंक्लिनेशन था, उसकी वजह से उन लोगों ने सारी चीजें छोड़ दी। कोई अच्छे जॉब में था, छोड़ दिया। कोई बिजनेस में था, छोड़ दिया। जबकि वो जानते थे कि इसमें इतनी इनकम नहीं होगी। लेकिन ज्यादातर इंस्ट्रक्टर्स इसी किस्म के हैं। ये शायद मार्शल आर्ट की स्पेशलिटी है कि जो इसमें पड़ जाता है वो इसी का होकर रह जाता तो आप एक लाइन में कहना चाहते हो, परस्यू योर ड्रीम्स। है। एग्जैक्टली। मैं काफी रिलेट कर पा रहा हूँ सर, क्योंकि मैंने खुद इंजीनियरिंग की है, और अब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो इंजीनियरिंग से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन इसमें खुशी मिलती है, इसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है सर। देखिए, इसमें एक बड़ा क्या होता है, मैं जिसमें एक एग्जांपल दूंगा। एक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे इनवाइट किया था जी। वहाँ पर, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन मार्शल आर्ट का, और स्पीच देनी थी मुझे। मैं वहाँ गया, काफ़ी पब्लिक थे। तो मैं वहाँ स्पीच देते हुए मैं उनसे कह रहा था कि मार्शल आर्ट्स जो है, जी। वो आपको फिजिकली, मेंटली जिस तरह से प्रिपेयर करता है, आपको जी। जैसे आपको डेवलप करता है, दूसरा कोई स्पोर्ट्स इस तरह से नहीं करता है। तो वहाँ पर कुछ दूसरे स्पोर्ट्स के लोग भी थे, तो वो कोच वगैरह थे, तो जी। भड़क गया मुझ पर। ऐसे ऐसे आप कह सकते हैं हमारा भी स्पोर्ट्स है, और वो कुछ फुटबॉल, बास्केटबॉल, जी। ऐसे क्रिकेट, कई चीज़ों में थे, तो वो भड़क गए। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं अपनी बात को थोड़ा आपके सामने डिटेल में रखता हूँ। वहाँ काफ़ी लोग थे। मैंने कहा आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली में या कई ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, कहीं आपने कहीं याद करने की कोशिश की, कोई न्यूज़ पढ़ी होगी कि कोई ओलंपिक लेवल का खिलाड़ी है और वो आज केले बेच रहा फुटपाथ पर, सब बहुत सुनते हैं सर। या कोई बहुत इंटरनेशनल लेवल का हमारा खिलाड़ी है स्पोर्ट्स में और वो मूंगफलियां बेच रहा है। तो काफी लोगों ने कहा हाँ, हम एग्जैक्ट तो लोग पॉइंट पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन हमने पढ़ा है ऐसा कहीं। जी। तो मैंने कहा है ना, कई स्पोर्ट्स में ऐसा हुआ है। हाँ। मैंने कहा मार्शल आर्टिस्ट के बारे में आपने कहीं रिमोटली भी सुना है ऐसा, कि एक मार्शल आर्टिस्ट जो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया और फिर वो सडनली कोलैप्स होकर फुटपाथ पर आ गया हो? सबने ना कर दिया। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। सर हाँ, तो। मैं आपको सैकड़ों एग्जांपल दे सकता हूँ। एक मार्शल आर्टिस्ट जिससे अपनी लाइफ फुटपाथ से शुरू की, हाँ हाँ। और वो आज कई फ्लैट्स वगैरह में, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फुटपाथ पे झोपड़े में रहने वाला फ्लैट्स का मालिक है। तो वो इसलिए है कि मार्शल आर्ट, देखिए दूसरे स्पोर्ट्स के मुकाबले में, जैसे आप कोई भी स्पोर्ट्स ले लें, वो एक साइड से चलता है। क्रिकेट जो बॉलर होगा राइट हैंड वाला होगा, जी। लेफ्ट से वो नहीं कर पाता है। बैटिंग राइट से करेगा, लेफ्ट से नहीं कर पाएगा। ऐसे हर एक स्पोर्ट्स में होता है। मार्शल आर्ट ही एक ऐसा स्पोर्ट या आर्ट है जिसमें आपको दोनों साइड इक्वल यूज करनी होती है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप अभी देखिए, जैसे आप, आपके बॉडी का हिस्सा जो, आपके माइंड ब्रेन का जो राइट हेमिस्फीयर है, वो लेफ्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करता है।
वाइस वर्सा, अगर आप राइट ज्यादा यूज करते हैं तो आपका लेफ्ट जो है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर माइंड का ब्रेन का डेवलप होता है, लेफ्ट यूज करते हैं तो राइट डेवलप होता है। बिल्कुल। तो आप सिर्फ एक ही साइड को यूज करते रहते हैं तो एक साइड बढ़ता, मतलब आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। ओके। और मार्शल आर्ट में चूंकि आप दोनों साइड इक्वल यूज करते हैं तो आपका मेंटल जो डेवलपमेंट रहता है वो बैलेंस रहता है। तो पर्सनैलिटी बेसिकली जो बैलेंस होती है। दूसरे मार्शल आर्ट जो है ये सिर्फ मारपीट का नहीं, इसके साथ में फिलोसफी, इसका बैकग्राउंड, बहुत सारी चीजें हैं। तो बेसिकली मार्शल आर्ट का जो है, जैसे एक मर्दा किसी ने उनसे पूछा था व्हाट इज मार्शल आर्ट, तो उसका जवाब जो मैंने दिया, कई लोगों ने अपने तौर पर जवाब दिया, मैंने कहा मार्शल आर्ट इज फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन विल टू सर्वाइव। कैन यू रिपीट दैट अगेन सर? Martial art for me is a physical expression of human will to survive. ओके। तो ये सर्वाइवल का सामान है। मार्शल आर्ट जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं आपको क्या सबक देता है? कीप स्ट्रगलिंग, नेवर सरेंडर। ये एक बहुत बड़ा लेसन जो आप मार्शल आर्ट में सीखते हैं। और ये फाइट करना मार्शल आर्टिस्ट का नेचर बन जाता है। फाइट का मतलब ये नहीं कि आप फिजिकल फाइट कर रहे हैं। फाइट का मतलब ये हुआ है कि जो भी आप पर प्रॉब्लम आए, मुश्किलें आए, तकलीफें आए, कीप ऑन फाइटिंग, नेवर सरेंडर। और आप जानते हैं समंदर में गिरने के बाद डूबता कौन है? जो हाथ पैर मारना बंद कर देता जी। है। जो हाथ पैर चलाते रहते हैं वो कहीं ना कहीं निकल आता है। तो मार्शल आर्ट आपको ये सिखाता है कि कीप मूविंग, नेवर सरेंडर। इसलिए जो प्रॉब्लम लोगों पर आते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी बैलेंस नहीं होती है, वो प्रॉब्लम के सामने कोलैप्स कर जाते हैं। मार्शल आर्टिस्ट कैसे भी प्रॉब्लम आएंगे वो फाइट करता रहता है, तो इवेंचुअली वो एक मकाम पर पहुंच जाता है, डूबता नहीं है। सर मैं पूछने कुछ और वाला था लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, आपने कहा कि एक मार्शल आर्टिस्ट एक अलग माइंडसेट के साथ चल रहा है, ये आप कहना चाहते हो? जी बिल्कुल। और एक आम आदमी एक अलग नॉर्मल माइंडसेट लेके चल रहा है, और एक मार्शल आर्टिस्ट जो है एक हायर लेवल का माइंडसेट लेके चलता है, yes, in a एक way you can सर्वाइवल फॉर say द that. फिटेस्ट वाला माइंडसेट। एग्जैक्टली। मार्शल आर्ट, अभी देखिए ह्यूमन रेस क्या होती है, आप दुनिया में आए किस लिए आए हैं? सर्वाइवल के लिए। जी। वरना दुनिया में आप देखें अगर हकीकत में, तो जितनी चीजें हैं ये सब आपको खत्म करने जाती हैं। लेकिन ये ह्यूमन विल है जो मेहनत कर करके करा। आप किसी दिन देखिए, कुछ मत कीजिए, आप खत्म हो जाएंगे। जब आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप कुछ नहीं करते हैं। आपको कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहना है। अगर आपको दुनिया में रहना है, आपको सरवाइव करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको मोशन में रहना पड़ेगा। जी। जिस दिन आपने सोचा बस मेरे लिए बहुत हो गया, उस दिन से आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। और मार्शल आर्ट आपको हमेशा मूवमेंट 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 पर ही जोर देता है। इसीलिए देखिए, आप मार्शल आर्ट में जो बड़े बड़े मास्टर्स, आप उनकी हिस्ट्री पढ़िए, 80 एंड 90 ईयर्स की एज में भी वो प्रैक्टिस करते थे। जापानीज एक मार्शल आर्ट है आइकिडो, ओके। उनके ग्रैंड मास्टर थे ओएशिमा। उनकी बड़ी मशहूर स्टोरी है कि उनका जब आखिरी टाइम आया था, जी। बिस्तर पर पड़े थे, पता था कि इस बार इनका इंतकाल हो जाएगा। स्टूडेंट्स घर वाले सब बैठे थे। थोड़ी देर के लिए उनको होश आया। और वो जमाने में जो टीचर्स रहते तो अपने घर में ही अपना वो क्लासेस जो है, दोजांग जो भी बोले, ट्रेनिंग सेंटर घर में ही होता था, घर के जस्ट बाहर। थोड़ी देर के लिए उनकी आँख खुली मास्टर शिवा की। वो उठकर खड़े हुए स्टूडेंट्स को बुलाए मैट के ऊपर, आओ। चंद एक थ्रोज हो रहा किए, सबके साथ में प्रैक्टिस की, बाकायदा थ्रोज किया, सब कुछ किया। इसके बाद आए, बिस्तर पर लेट गए। तो आखिरी मोमेंट में भी उन्होंने प्रैक्टिस की और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। उनकी एज कितनी थी सर? एज एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ओवर 90 की कुछ, ओवर 90? तो सर या अराउंड 90 समझ लीजिए। अराउंड 90 समथिंग। तो इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था सर, कि एक तरफ आप कह रहे हो कि एक आदमी है जो 90 इयर्स का है और वो अभी तक प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी लास्ट इच्छा जो थी वो थी प्रैक्टिस करना। और आज के हमारे जो जेनजी एक जनरेशन जो चल रहा है हमारा, वो बहुत लेट बैक एटीट्यूड में चल रहा है, ना फिजिकल एक्टिविटी है ज्यादा। इनफैक्ट मैं सर देख रहा हूँ कि काफी डिक्लाइन आ गया है, ना जिम जाते हैं, ना मार्शल आर्ट क्लास में जाते हैं, ना योगा में इंटरेस्ट रखते हैं। बस लाइफ उनकी फोन में चलती है, खुद के साथ खुद की जिंदगी में रहते हैं, ना कुछ
एम्बिशंस है, ना कोई गोल्स है। तो सर क्या डिफरेंस आ गया सर, ये जनरेशन में इतना बड़ा गैप क्यों आ गया? देखिए जो वे ऑफ, हाँ इससे पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं बिल्कुल। आपको, तो जो मैंने पहले कहा था कि मास्टर ओयेशिबा जो आखिर में भी थोड़ा प्रैक्टिस करके फिर उनका इंतकाल हुआ, तो वो किस लिए हुआ? आप एक लेमैन जिसको मार्शल आर्ट के बारे में ज्यादा नहीं मालूम होगा तो ये सोचेगा ये क्या उठा पटक के शौक यही रहा। लेकिन एक जो मार्शल आर्टिस्ट जो काफी एक्सपीरियंस होता है वो जानता है कि मार्शल आर्ट इज द वे ऑफ सेल्फ परफेक्शन। ओके। इसकी प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश में रहते हैं। जी। जब भी आप मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं मीन्स यू आर इन द प्रोसेस ऑफ परफेक्टिंग योरसेल्फ। तो देखिए ग्रैंड मास्टर जय शिवा, उनको लास्ट मोमेंट में, आखिरी मोमेंट था, तब उन्हें एक मौका मिला, उसमें भी उन्होंने अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश की। वो परफेक्शन का रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा, लास्ट टाइम तक उन्होंने यही किया और फिर उसके बाद इंतकाल कर गए। तो ये जो मार्शल आर्ट जो है एक्चुअली सेल्फ परफेक्शन का एक जरिया होता है, ये इससे फिजिकल मारपीट नहीं होती। अच्छा। अब दूसरा आपने जो सवाल किया था वो कि जेनजीज के बारे में, जो आज का जनरेशन है और जो हमारे आगे का जनरेशन है, मैं जो पूछ रहा था कि एक डिक्लाइन आ रहा है, लोग, बच्चे कम आ रहे हैं, इनफैक्ट जिम में भी नहीं जाते, कहीं पे भी नहीं जाते। देखिए अभी एक तो क्या जमाना हो गया है कि लोगों का जो लाइफ का पर्पस है थोड़ा चेंज हो गया है। अच्छा। आज आप देख सकते हैं कि आज सक्सेस किसको माना जाता है? पैसे पैसे कमाने को। पैसा कमाना। भाई जिसके पास ज्यादा पैसे वो सक्सेसफुल। हालांकि सबसे बड़ा धोखा यही है, जिसके पास ज्यादा पैसे वो उल्टा बेचारा ज्यादा परेशान है। जी। पैसे से आप सुख नहीं खरीद सकते, पैसे से आप पीस ऑफ माइंड नहीं खरीद सकते, बल्कि पैसा आता है आपको टेंशन, आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। हालांकि पैसा जिंदगी में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। गरीबी पैसे नहीं होने बहुत तकलीफ में डालती, बल्कि कई बार गरीबी की वजह से इंसान क्राइम्स पर उतर जाता है। जी। तो पैसे तो आपको कमाने ही हैं, लेकिन पैसों को सब कुछ समझ लेना ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो आजकल जो एक माइंडसेट बन गया है कि पैसा कमाना मतलब सक्सेस। जी। तो पेरेंट्स जो हैं वो अपनी औलाद को सुख देने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने में लग गए हैं। तो उसकी वजह से क्या हो गया है कि वो बच्चों पर से उनका जो है उतना अटेंशन नहीं रह पाया। अब दूसरे लोगों ने क्या समझ लिया है कि भाई ठीक है, बच्चे जो चाहते हैं उनको प्रोवाइड कर दे, मोबाइल मांगते हैं दे दो, ये चाहिए वो दे दो, मोटरसाइकिल चाहिए दे दो। और ये हम बहुत लोगों ने कॉमन ये हो रहा है समझ सर आज बहुत के। कॉमन हो गया। तो ये चीज और बच्चों को भटकाने का जरिया बन गई है। अब छोट बच्चे रहते हैं, माँ बाप ने मोबाइल दे दिया तो बच्चा समझता है यही सही चीज है, तभी तो माँ बाप दे रहे हैं, तो उसमें सारा माइंड डाल देता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें इतनी, वीडियो गेम ये सब बढ़ गए, तो उसका असर क्या हुआ कि लोग घंटों बैठे रहते विदाउट मूवमेंट, और नुकसान होता है। अभी मैं रिसेंटली चंद दिवस पहले टीवी देख रहा था, वो बाबा रामदेव का मॉर्निंग में आता है हम्म। योगा का प्रोग्राम, तो उसमें वो बता रहे थे कि घंटों तक जी। एक ही जगह बैठे रहना स्मोकिंग से ज्यादा खतरनाक है। और सर कोविड में तो मतलब मोस्ट ऑफ लोग, 90% ऑफ लोग घर में ही थे, एक ही जगह बैठे रह रहे थे। कोविड तो हम उससे एक मजबूरी मान सकते हैं। हालांकि आफ्टर कोविड जो है मेरे पास जो हमारे, मेरे ख्याल से सारे मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर्स का ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि कोविड का जो पीरियड निकला तो उसके बाद हमारे पास जो यंग लड़के बच्चे आ रहे थे, माँ बाप ले लेकर आ रहे थे कि साहब ये 1.5 2 साल जो घर में बैठे रहे, इनको ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम हो गए हैं, कोले भर गए, बदन स्टिफ हो गया, जी। लेजी हो गए। एक एक बल्कि एक बच्ची आई थी मेरे, उसके पेरेंट बोले भाई ये बैठे बैठे ऐसा हो गया, एक हफ्ते से बच्ची टॉयलेट को नहीं गई। अरे बाप रे। तो ये सारे प्रॉब्लम कई मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर्स मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सब ने शेयर किया कि हाँ ये प्रॉब्लम इस वक्त बहुत आए, बहुत सारे पेरेंट्स लेकर आए बच्चों को। लेकिन क्या हुआ कि उस वक्त तो ठीक है, लेकिन जो एडिक्शन लगा दी है लोगों ने जी। मोबाइल टीवी और ये सब की, उससे छूटना मुश्किल हो रहा। अब उसकी वजह से बच्चे लेजी होते चले जा रहे हैं, तो उनको मेहनत करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। तो इसमें जो है थोड़ा बच्चों को तो खैर अपने आप पर जोर देना हो, लेकिन पेरेंट्स को इस बात को ज़्यादा रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई एक लिमिट रखे बच्चों को। आपको आजकल तो बड़ा एडवांस ज़माना है कि बच्चों पर ज़बरदस्ती मत करो, ये नहीं करो वो मत करो, लेकिन मेरे ख्याल से एक लिमिट तक की सख्ती आपको बरतनी होगी।
बिल्कुल। क्योंकि बच्चा जो है अपने बारे में अच्छा क्या है बुरा वो नहीं जानता। टीनेजर यंग होने तक भी वो नहीं पहचान सकता है। ये उसके पेरेंट्स जानते हैं कि उसके लिए अच्छा क्या होगा बुरा क्या होगा। तो जो चीज़ उसमें एक गलत आदत आ जाती है तो आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा उसके मामले में। बच्चों के साथ थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी जो आज आपको खराब लगेगी, लेकिन आइंदा आगे चलकर बच्चे की सारी जिंदगी वो संवार देगी। जी। तो ये पेरेंट्स को बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा इस मामले में। आप वो कुछ रामदेव बाबा वाला बता रहे थे, क्या वो क्या था, वो किस्सा क्या था? उन्होंने बताया था कि वो कि एक घंटों तक के एक ही जगह बैठते हैं जो जी। लोग रोजाना, तो वो स्मोकिंग से जितना नुकसान होता है इंसान को, हाँ। उससे कहीं ज्यादा इससे नुकसान होता है सिर्फ बैठे रहने से? सिर्फ बैठे रहने से। मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सर इस हिसाब से अगर देखने जाए तो 90% ऑफ कॉर्पोरेट जॉब्स जो है वो सिर्फ टेबल जॉब्स हैं, जो सिर्फ बैठे रहने से होती है। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो कोई कॉल सेंटर में काम करता है, कोई ऑफिस में काम जी। करता है, तो मैं उनको अक्सर बताते रहता हूँ कि भाई आप एक 20 मिनट 25 मिनट या हर आधे घंटे के बाद में लाइट अपने आप को स्ट्रेच कर ले, फिंगर ये सब इस तरह स्ट्रेच करना, ये करना, थोड़ा हाथ ऊपर उठाइए नीचे कीजिए, पैरों को जो है इस तरह से बैठे, आप कुर्सी पर इस तरह से बैठे हैं, घुटना उठा के सीधा कीजिए, ये कीजिए, या इस तरह टो अंदर खींचिए थोड़ा सा आगे, एक 5-7 मिनट आप कर लें, जी। तो वो इफेक्ट जो होगा ना, जो देर तक बैठे रहने वो काफी कम हो जाएगा। और आप आपको खुद रिलैक्स लगेगा। उससे बाद में जो आप करेंगे आपको और अच्छा लगेगा करने के लिए, हाँ। क्योंकि बॉडी थोड़ी सी चार्ज हो जाती है, जी। आप एक्टिव हो जाते हैं, आपका काम और अच्छा हो जाएगा। और वो जो इफेक्ट है कंटिन्यूस बैठे रहने का वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है। तो हर आधे घंटे में थोड़ा 5-7 मिनट आप ब्रेक बैठे सर बैठे कर सकते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ चल के आ गए, पानी पी के आ गए, यहाँ से कॉफी लेके आ गए, या हाँ, फिर थोड़ा बहुत। तो इस तरह कर लेना चाहिए ताकि आपका बॉडी जो है मूवमेंट होता रहे। तो जी। कंटिन्यू, अब कई लोग ऐसे होते हैं बैठे रहते हैं तो उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो पर जैसे अब उसी वजह से क्या होता है, ऐसे यही मेरे ऑफिस में कुछ वो इंस्ट्रक्टर्स आए थे एक दो मार्शल आर्ट के, उनके साथ उनके दोस्त भी थे, बातचीत चल रही थी बुढ़ापे की। ओके। तो बड़े बूढ़े हो जाते हैं लोग ये वो, कुछ ऐसी बात हो रही थी, तो मैंने कहा क्या बुढ़ापा क्या समझते हैं आप? हाँ वो तो बड़ी एज हो जाती है बुढ़ापा, मैंने कहा ये बुढ़ापा नहीं है। आप समझते हैं कि 70 80 90 साल का इंसान हो गया तो बूढ़ा हो गया? ये जस्ट नंबर, एज इज जस्ट नंबर। बुढ़ापा किसको कहते हैं? उनके साथ में दो तो जो अच्छे हैवी लगे, मेरे ख्याल है 27 28 ईयर्स की एज हाँ। होगी, सबके इसी एज ग्रुप के थे। मैंने कहा आप जानना चाहते हैं बुढ़ापा क्या है, आप जमीन पर बैठ जाइए और फिर उठने की कोशिश कीजिए। अगर आप कंफर्टेबली उठ जाते हैं तो आप जवान हैं। हाँ। अगर आप इधर सहारा ये लेकर के उठते हैं, यानी तो आपको उठने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता, आप बूढ़े हैं। आपकी एज भले से 22 to 23 हो, लेकिन 90 ईयर्स का आदमी जो किसी सहारे का बगैर खुद उड़ जाता है, खुद बैठ जाता है, ही इज एक्चुअली यंग गाय। एग्जैक्टली सर। तो बुढ़ापा और जवानी का ताल्लुक एज से कहीं ज्यादा आपके फिटनेस लेवल पर होता है। आप कहना चाहते हो कि ये सब मेंटल होता है, मतलब दिमाग के अंदर अगर बूढ़े हो गए तो हो गए? देखिए उसका तो असर पड़ता ही है, जी। लेकिन आपकी खुद की कोशिशें, आपकी मेहनत। अब वो लोग जो, हाँ फिर वो लड़के बोलने लगे सर उस हिसाब से तो हम बूढ़े हैं। हाँ। मैंने कहा बिल्कुल बूढ़े हैं, अगर आपको सहारा लेना पड़ता है। तो ये बूढ़े क्यों हुए? कि फिजिकल जो मूवमेंट उन लोगों ने छोड़ दिया। तो आप, जैसे जैसे आपने बताया कि माइंड में रहेगा बुढ़ापा, तो बुढ़ापा आ जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर मूवमेंट में रहते हैं, तो आपके माइंड में बुढ़ापा भी नहीं आएगा, माइंड में ही नहीं आएगा आपके। हाँ। आप हमेशा मेंटली भी अपने आप को यंग फील करेंगे, और जब मेंटली आप अपने आप को यंग फील करेंगे, फिजिकली भी आप यंग ही रहेंगे। तो माइंड में आएगा कब? जब आप लिटरली बूढ़े हो जाएंगे। बूढ़े से मेरा मतलब एज से नहीं, आपके फिजिकल कंडीशन की वजह से। सर मेरे कुछ दोस्त हैं सर, जिनकी शादी हो गई, उनके खुद के बच्चे हैं, जो मेरे साथ जो जिन्होंने स्टार्ट किया था एक टाइम पे, अच्छा फिजिकल वर्कआउट करते थे, जिम जाते थे, मार्शल आर्ट क्लास जाते थे, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। लेकिन आज अगर उनको पूछो या उनके बच्चों को पूछो या वो जनरेशन को पूछो, तो उनका एक कॉमन जवाब जो रहता है, आई एम नॉट फीलिंग मोटिवेटेड इनफ टू डू इट। ये क्या है ये सर, ये क्यों ऐसे क्यों ऐसा हो गया है सर? आप कहते हो कि आप अभी भी मार्शल आर्ट करते हैं, आपके मास्टर अभी भी मार्शल आर्ट करते हैं। बिल्कुल। हमारे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा कि जो 90 ईयर्स के थे वो आखिर में मरते पड़ते उन्होंने मार्शल आर्ट करने के बाद मरे। तो अभी ये क्यों ऐसा लोग कहते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग मोटिवेटेड इनफ? व्हाई इज इट?
कि पीपल आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड सर? देख क्या होता है कि जैसे कई लोग समुद्र में उतरते हैं तैरने के लिए, जी। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जहाँ वेव आई उधर चले गए, बिल्कुल। और कुछ ऐसे रहते हैं वेव के अगेंस्ट अपना रास्ता बनाते हैं। हाँ। तो मोटिवेटेड होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको गो अगेंस्ट द टाइड, ओके। कीजिए मेहनत आप। और जब आप मेहनत करते हैं और आपको थोड़ा सा भी सक्सेस मिलती है ना, तो दैट सक्सेस इटसेल्फ बिकम्स द मोटिवेशन फॉर यू। आप कुछ भी नहीं करेंगे, आपके साथ कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो कहाँ से मोटिवेट होंगे आप लोग? इसीलिए आजकल वो मोटिवेशनल स्पीकर्स का बड़ा चल गया है, लोग भागते हैं उनके पास, हमको मोटिवेट करो, ऐसी बातें करो, मोटिवेट करो। अरे भाई, बाहर से मोटिवेशन नहीं होता है, ठीक है, वो अपने तौर पर मोटिवेशनल स्पीकर्स भी अपने तौर पर बड़ी मेहनत करते हैं लोगों को जगाने की, मोटिवेट करने की। लेकिन हकीकत में मोटिवेशन आपके अंदर से होगा, और वो तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। और मेहनत करने के लिए यह हैव टू फोर्स योरसेल्फ। ये ऐसा नहीं होता है तो भाई, जैसे भाई अब इंडिया के जो अदानी और अंबानी सबसे रिचेस्ट लोग हैं, बस उनके दिल में मेहनत का जज्बा है इसलिए कर रहे हैं। अरे भाई, कई बार वो लोग भी बोर हो जाते हैं, कई बार तो उनको भी एकदम बैठने को दिल करता है, लेकिन वो जानते हैं कि भाई मूवमेंट इज लाइफ। तो जब उनको लेजीनेस आता होगा, जब भी दिल उचाट हो जाता होगा, तब और ज्यादा मेहनत करते हैं वो लोग। तो वो मेहनत करते रहने से जो उनको सक्सेस मिल रही है, वो उनके लिए मोटिवेशन बनती चली जाती है, और उससे वो और ज्यादा मेहनत करते चले जाते हैं। तो आपको अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा मेहनत करने के लिए। बैठे बिठाए कोई भी मोटिवेशन पैदा नहीं होता। मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए भी, जैसे कहते हैं ना कि भाई, कई लोग बोलते हैं कि हमको लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हम क्या आगे बढ़े हैं। तो कई अच्छे जानने वाले बोलते हैं कि भाई, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। बिल्कुल। यस। तो इसी तरह मोटिवेशन नहीं होता, क्रिएट मोटिवेशन इन यू, फोर्स योरसेल्फ टू वर्क हार्ड। थोड़ा सा भी रिजल्ट आएगा, आपका मोटिवेशन बढ़ता चला जाएगा, बट फॉर दैट यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ। जैसे एक उर्दू में एक बड़ा अच्छा खूबसूरत सा शेर है जी। कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। यानी अगर आप अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे, तो खुदा आपकी मदद करेगा बदलने के लिए। अगर आप अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो खुदा भी इंटरेस्ट नहीं रखता। बाढ़ में जाओ। तो पहले अपने आप को चेंज करो, होल लाइफ होल वर्ल्ड विल चेंज फॉर यू। तो यहाँ पे आपने एक डिसिप्लिन की बात की है, जी। तो सर आपके हिसाब से डिसिप्लिन का क्या डेफिनेशन आप कहना चाहोगे? आप उसको कैसे वर्ड्स में पुट अप करोगे? देखिए, डिसिप्लिन का एक जो मैं समझता हूँ तरीका ये होता है कि हर चीज को सही तरीके से सही वक्त पर करना। ओके। ये डिसिप्लिन हो गया। अभी आप मेहनत करने आते हैं जिस जॉब पे, आपको सुबह निकलना है। जी। नॉर्मली जो है, किसी की शिफ्ट अलग होती है, टाइम पर वो बात अलग है, लेकिन जैसे सुबह निकलना है, तो सुबह निकलिए। आपका जो काम है उसको सही तरीके से कीजिए, उसको आदत बना दीजिए। अब सुबह का काम है, आप दोपहर में निकलेंगे तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द डिसिप्लिन, यू आर करेक्ट। ब्रेकिंग द डिसिप्लिन। तो हर चीज को सही तरीके पर और सही वक्त पर और सही तरीके से करना, और करते रहना। सिर्फ ये नहीं कि मैंने चंद रोज किया, इसके बाद बैठ गया। डिसिप्लिन जो है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आपको सारी जिंदगी ये करते रहना चाहिए। जब डिमोटिवेटेड फील करे तब भी? डीमोटिवेटेड में आपको और करना चाहिए। मेरा एक दोस्त है, नेवी में ऑफिसर है, हम स्टूडेंट लेवल पर थे, जी। नेवी में ऑफिसर था। तो हम प्रैक्टिस करते थे, कभी मिलते थे, तो वो मुझसे कहता था कि बड़ा उसने अब बदन बहुत अच्छा कंडीशन वगैरह बना दिया था। तो एक दिन उससे कह रहा था कि सरदार, जिस दिन मेरा मूड ऐसा होता है ना कि यार लेजीनेस आ रहा है, यार आज प्रैक्टिस नहीं करता है, तो जब भी ऐसा होता है, उस दिन मैं रोज से ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। तो ये एक तरह से जो मैंने समझा, ये जो हमारे अंदर एक, क्या कहेंगे उसको, एक पाप बोला जाए, क्राइम बोला जाए, जो अंदर पैदा होता है कि जाने दो यार, आज लेजीनेस है, अगर आज नहीं कर रहे हैं, वो उसको पनिश करिए आप, उस दिन और ज्यादा मेहनत कीजिए। तो वो अंदर जो आपके बदन के अंदर जो एक हिस्सा रहता है, जो आपको थोड़ा सा कहेंगे डिमोटिवेट करता है, थोड़ा आपको लेजी बनाने की कोशिश करता है, उस दिन आप और ज्यादा करते हैं, तो ऐसे से वो दब जाता है। उसको पता है कि अरे यार, मैं बोलूंगा तो ये ज्यादा ही मुझ पर जुल्म कर देगा, तब वो आपको डिमोटिवेट करना खत्म कर देता है।
तो जिस दिन आपको थोड़ा सा डिमोटिवेशन लगे, जिस दिन थोड़ा लेजीनेस करे लगे, आप और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और हार्ड वर्क कीजिए। फोर्स योरसेल्फ, जिंदगी आसान हो जाएगी। वैसे मेहनत करने वाले आसानियां नहीं ढूंढते हैं। हाँ। एक और उर्दू का अच्छा सा कपलेट है कि चला जाता हूँ, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे पहला उसका याद नहीं आ रहा, बट सेकंड उसका हिस्सा ये है कि अगर आसानियां हो, जिंदगी दुश्वार हो जाए। क्या मतलब होता है सर इसका? यानी अगर मेरे लिए जिंदगी में आसानियां हो जाए ना, तो मेरे लिए लाइफ विल बिकम डिफिकल्ट। ओके। शायद मुझे पहले में से याद नहीं आ रहा। चला जाता हूँ लड़ता हुआ हवादी से, मौज से, ऐसे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। उसे ओके। कहना है कि मैं बस आगे बढ़ता रहता हूँ, मुझे मेहनत करना है, क्योंकि अगर लाइफ मेरे लिए आसान हो गई तो एक्चुअली वो मेरे लिए डिफिकल्टी हो जाएगी, अच्छा। क्योंकि लाइफ में आसानी नहीं चाहता। तो ये लाइफ ये होती है जहाँ पर आसानी की तो आप सोचिए मत। कई लोग कहते हैं ना आराम करना चाहिए। अरे सब आराम किधर होता है? आराम एक ही वक्त होता है, मरने के बाद पूरा आराम मिलेगा। मरने से पहले तो आराम का सोचिए मत। बिल्कुल सर। तो सर क्या यही माइंडसेट होता है जिनको ब्लैक बेल्ट मिलता है? जी। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा विस्तार में पूछना चाहूंगा सर इसको कि देखिए, कुछ लोगों को लग सकता है कि ये जो बातें मैं कर रहा हूँ हम लोग सब्जेक्ट से हट रहे हैं, हाँ। लेकिन एक्चुअली हम सब्जेक्ट से नहीं हट रहे। जो कुछ मैंने बताया, जी जी दे सर। आर ऑल डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मार्शल आर्ट एंड मार्शल आर्ट ट्रेनिंग। ये जैसे मैंने बताया ना, मार्शल आर्ट इज अ वे ऑफ सेल्फ परफेक्शन। करेक्ट। तो ये सब चीजें मार्शल आर्ट में आती हैं, हाँ हम हाँ। सब्जेक्ट पर ही हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। तो सर ये जो माइंडसेट जो डेवलप हो जाता है, जो आपने आप जो कह रहे थे, मैं उससे रिलेटेड थोड़ा पूछ रहा हूँ कि यू हैव टू कीप योरसेल्फ डिसिप्लिन। क्या यही डिफरेंस होता है एक ब्लैक बेल्ट में और एक आम आदमी में? क्योंकि सर देखा जाता है कि बहुत कम लोग हैं। अगर 100 लोग होते हैं तो शायद इनमें से सिर्फ एक आदमी होता है जो ब्लैक बेल्ट तक की जर्नी अपनी कंप्लीट कर पाता है। तो क्या ये डिफरेंस है उसमें? देखिए, लाइफ को डिसिप्लिन बनाना और लाइफ में हार्ड वर्क करना हर एक के बस की बात नहीं होती। जी। इसीलिए जैसे आपने कहा, हम ज्यादातर मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनका ये एक्सपीरियंस रहा, ऑब्जर्वेशन रहा कि 100 बच्चों में से एक या दो ब्लैक बेल्ट तक पहुंचते हैं। क्योंकि एक तो चीज ये है कि आपको डेली मेहनत करते रहना, ये हर एक के बस की बात नहीं होती। अभी लोग आमतौर पर हफ्ते में एक या दो दिन ऐसा चाहते हैं कि ये जॉब के लिए तो निकलते हैं, एक्सरसाइज के लिए भी सुबह सुबह उठ जाते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन सैटरडे संडे ऐसा भी हमको सोना पसंद है। अच्छा। लेकिन जैसे आपने ब्लैक बेल्ट का जिक्र किया, जो लोग जी। 100 में से एक दो होते ब्लैक बेल्ट तक पहुंचे, ये वो हफ्ते में एक दो दिन भी सुबह सोते नहीं है। इनके लिए डेली उठना रहता है। जिस तरह सूरज सुबह निकलता है रोजाना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन सूरज भी कहता है अरे यार आज मैं आराम करूंगा। नहीं, वो एक चक्कर उससे साइकिल, जब तक उसमें लाइफ है, जब तक उस है वजूद उसका, वो चलता ही रहेगा अपने टाइम पर उसका। तो वैसे हम देखिए, आप जितनी भी चीजें हम सब सब सारी चीजें हमको यही सबक देती हैं कि जब तक आप जिंदा हैं, मूवमेंट में होना है। अच्छा, मूवमेंट में होना भी जैसे मैंने बताया था, डिसिप्लिन के साथ में सही वक्त पर सही तरीके से काम करना, इसमें मूवमेंट होते रहना चाहिए आपका। जी। तो आप किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए 100 बच्चे ज्वाइन करते हैं, एक दो ऐसे रहते हैं जो इस माइंडसेट के होते हैं, द ब्लैक बेल्ट या नहीं माइंडसेट। भी होते हैं तो वो प्रैक्टिस करते करते उनका वो आदत बन जाती है, तो वो ब्लैक बेल्ट तक पहुंच जाते हैं। बाकी लोग नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूअस मूवमेंट, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, परसिवरेंस, ये सब चीजें वो नहीं कर पाते हैं। सर एक बॉलीवुड एक्टर है अक्षय कुमार। उनके एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि अभी तक कोई ऐसा दिन नहीं आया जहां पे मैंने दिन का सूरज नहीं देखा। और वो रोज सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 4-5 बजे उठ जाते हैं। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, और वो भी एक मार्शल आर्टिस्ट ही है। देखिए, अभी अक्षय कुमार के बारे में काफी सुना है, बहुत डिसिप्लिन आदमी है। मैं आपको बताऊं, अराउंड 25 से 30 बरस के दरमियान, शायद 25-30 बरस जी। पुराना वाक़ा है। मैं किसी काम से मैंने अक्षय कुमार को फ़ोन किया, और मैंने सुबह 7 बजे फ़ोन किया। ओके। उस वक्त मोबाइल नहीं होते थे, हाँ। लैंडलाइन से। मैंने उसे घर पर फ़ोन किया था, और अक्षय कुमार ने खुद फ़ोन उठाया था 7 बजे। ओके। और बातचीत हुई, मिलने की बात हुई, सब कुछ हुई।
तो अक्षय ने मुझसे कहा कि भाई देखो मैं आपको जब बुलाता आ जाइए। ये तो क्या, आपने फोन किया तो इत्तेफाक है कि मैं घर में हूँ, और इत्तेफाक है कि मैंने खुद फोन उठा लिया अच्छा। तो आपसे बातचीत हो गई। वरना मैं तो 6 बजे या उससे पहले ही घर से निकल जाता हूँ। आपने तो 7 बजे फोन किया। तो ठीक है, वो आदमी डिसिप्लिन वाला है। तो आप देख लीजिए ना, अभी इस एज में भी वो फिट है और मेहनत करने में जवानों से कम नहीं किसी की तरह। हालांकि मैं बोलूंगा जवानों से तो कंपेयर करना बेकार है, क्योंकि स्पिरिट होती है जैसे हाँ मैंने हाँ। बताया। मेहनती आदमी जवान है अभी तक तो। और हम लोग जो पहले वाली जो बात कर रहे थे, जो माइंडसेट है, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि 18 फ्लॉप फिल्म्स करने के बाद भी वो फिल्में करता है, मतलब यानी उन्होंने गिव अप नहीं किया सर, वो एक कोई माइंडसेट डेवलप हो गया। देखिए अक्षय कुमार तो चलिए कि वो इंसान मार्शल आर्ट करता है, हाँ। तो उसने मार्शल आर्ट से बहुत कुछ सीखा और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया होगा। दो एक्टर ऐसे थे, एक एक्टर खास तौर से, दूसरा तो खैर मेरा रेस्पॉन्ड था, दो की मैं बात करने वाला हाँ था, हाँ। कि जो रियल मार्शल आर्टिस्ट है। एक साहब तो शायद उन्होंने कभी मार्शल आर्ट किया ही नहीं होगा, देवानंद साहब। अच्छा। ये आप लोगों ने देखा होगा कि वो इतनी एज हो गई लेकिन वो भागना दौड़ना खुद सब कुछ उनका ये यंग था। थे। एकदम यंग है। मैं तो कहूंगा इन पर बुढ़ापा आया ही नहीं था। तो मैं बल्कि एक मतलब उनका दोस्त जो उनका सॉरी उनका बेटा जो है सुनील आनंद, मेरा अच्छा दोस्त है। मैं उनके ऑफिस से एक मरतबा सुनील आनंद से मिलकर के ऑफिस से निकला, तो मैंने देखा सीढ़ियों पर से एक आदमी भागते हुए चढ़ता हुआ आ रहा था। हाँ। तो मैं ऊपर की तरफ था, वो नीचे, उनका सर नीचे भागते आ रहा। तो बदन से ऐसा लगा कि आदमी उम्र वाला है। मैं सोचा था इतनी उम्र वाला लेकिन कितना क्विक आदमी है यार। सामने उठा के देखा, नजर तो लगा कि ये तो देव साहब है। तो इस उम्र में भी ऐसा भागते उन्होंने सीढ़ियां तय की हाँ। कि मैं हैरान रह गया। तो और दूसरा उनका देखिए, जैसे मार्शल आर्टिस्ट जो होता है, सक्सेस फेलियर की परवाह किए बगैर आप करते चले जाएं। जी। उनका फील्ड उनकी फिल्में थी। वो एक बार फिल्म बना के रिलीज कर दिए, उसके बाद उनको परवाह नहीं होती थी कि फिल्म चल रही है नहीं चल रही। कंप्लीट हुआ, रिलीज करके दूसरी फिल्म की तैयारी शुरू हो जाती थी। बिल्कुल। तो वो एक मार्शल आर्टिस्ट जो स्ट्रगल करने में यकीन रखते थे। सक्सेस है नहीं है उसकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की। दूसरे तो आप दूसरे के बारे में बता रहे थे, दूसरे एक्टर वो कौन दूसरा थे? इंदर कुमार। इंद्र कुमार, ओके। उनका इंतकाल हो गया 44 जी ईयर्स सर। की एज में। वो तो खैर चलो, स्टूडेंट थे मेरे, मुझसे ट्रेनिंग भी ली थी। ये एक मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया था, 2 साल तक के फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल बाहर रहे। जी। फिल्म इंडस्ट्री का रूल है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। एब्सोल्युटली सर। हेलीकॉप्टर से गिरे थे नीचे, उनका पैर जो है, एक ही पैर, शिन बोन जो है 3-4 टुकड़े हो गए थे। कमर में मल्टीपल फ्रैक्चर आ गए थे। बहुत ज्यादा सीरियस मार थी। अब वो बिस्तर पर थे, तो 2 साल तक वो बिस्तर पर रहा। एक मतलब उन्होंने डॉक्टर से पूछा था इंदर ने कि डॉक्टर साहब मैं आगे अच्छा होने के बाद में एक्सरसाइज वगैरह कुछ कर सकूंगा या नहीं। तो डॉक्टर ने क्या जवाब दिया, साहब एक्सरसाइज, हाँ पूछे रनिंग एक्सरसाइज डांस वगैरह कर सकूंगा या नहीं। तो उन्होंने कहा है कि एक्सरसाइज रनिंग और डांस के बारे में तो भूल जाइए, आपको चलने के लिए भी बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। ये कभी की बात है सर ये? तो उनका एक्सीडेंट हुआ था, अच्छा। 90s वगैरह में शायद हुआ था। ओके। बहरहाल डॉक्टर ने ये जवाब दिया। वो खैर 2 साल तक बिस्तर पर रहे, अच्छे हुए वापिस आए। लेकिन उसका माइंडसेट एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह था। उसने मेहनत शुरू की। इस एक्सीडेंट से पहले उसका बदन जितना मस्कुलर था, एक्सरसाइज शुरू की। फिल्म एक आई थी सलमान खान के साथ में, तुमको ना भूल पाएंगे। अच्छा। अगर आप देखें तो सलमान खान के बिल्कुल टक्कर में उसने बदन बनाया था। ऐसा बदन उस एक्सीडेंट से पहले भी नहीं था। उसने रनिंग भी की, उसने डांस भी किया, फाइट भी की। बाद में भी आकर मेरे पास ट्रेनिंग की, बल्कि तुमको ना भूल पाएंगे कि जब शूटिंग चल रही थी तो मेरे पास आए थे अंदर वापस। तो सर एक्सीडेंट हुआ था तो मैं कर नहीं रहा था, अब अच्छी फिल्म मिली है, मुझे ट्रेनिंग वापस शुरू करना, और उसने किया ट्रेनिंग। तो ये मार्शल आर्ट जो है, स्पिरिट थी उसके अंदर। इस डॉक्टर ने जो उसको कहा था, उसने सब चीज को डिफाई किया। डॉक्टर ने कहा आपको चलने के लिए बैसाखी लेनी पड़ेगी। उसने रनिंग की, उसने एक्सरसाइज की, उसने डांस किया, फाइट की, सब कुछ करके दिखाया। और बदन भी पहले से ज्यादा मस्कुलर बना लिया था। ये मार्शल आर्ट स्पिरिट होती है। तो ये दो एक्टर जो हैं मेरे नजदीक, देव देव साहब
और इंदर कुमार, ये बड़े मार्शल आर्ट स्पिरिट का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। मैं अपना भी एग्जांपल देना चाहूंगा सर यहाँ पे कि कोविड टाइम पे मुझे स्पाइन में इंजरी हो गई थी, L3, L4, L5। डॉक्टर ने मुझे बोला था बाइक नहीं चलाना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, बेड रेस्ट लेना है 6 महीना, और उसके बाद बाइक बिल्कुल नहीं, ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं, बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता। 6 महीना में डेफिनेटली सर बेड पे था, क्योंकि वो एक दिमाग में था कि मुझे ठीक होना है। लेकिन 6 महीने के बाद सर मैंने वो डॉक्टर की बोली हुई हर बात भूल गया सर। और कुछ जो अंदर था जो मुझे कह रहा था कि आई एम अ फाइटर, आई कांट गिव अप, मैं गिव अप नहीं कर सकता। और उस वक्त सर मैंने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स की एग्जांपल्स निकाले, जैसे कि इंदर कुमार एक हो गए, अक्षय कुमार एक हो गए, जैकी चैन जो हो गए, जिनको सिमिलर टाइप की इंजरीज हुई थी और जो एक नॉर्मल लाइफ में आ गए थे। तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि क्या मैं कर सकता हूँ, उन्होंने बोला एट योर ओन रिस्क। और सर आज मैं मोटरसाइकिल भी चलाता हूँ, किक्स करता हूँ, स्क्वाट्स करता हूँ, जो कि L3, L4, L5 वाले बिल्कुल ही नहीं कर पाते सर। तो ये एग्जाम्पल भी इसमें ऐड करना था सर मुझे। तो इसलिए कि आप खुद भी मार्शल आर्टिस्ट रह चुके हैं, आप मेरे पास बरसों से क्या प्रैक्टिस करते रहे। बिल्कुल सर। तो ये मार्शल आर्ट ही है जो इंसान को पीछे हटने से रोकता है। जैसे मैंने कहा ना, तो मार्शल आर्टिस्ट का नेचर बन जाता है फाइट करना। तो उसके खिलाफ जो कंडीशंस आ जाते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ही कीप्स ऑन फाइटिंग। जब फाइट करते हैं तो आपके जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो फाइट नहीं किए, कोलैब जब सरेंडर कर दिया तो फिर तो सवाल ही नहीं होता सक्सेस का। और सर ये जो माइंडसेट ऑफ अ फाइटर, माइंडसेट ऑफ अ ब्लैक बेल्ट, ये जो मैंने डेवलप किया है ना सर, मैं इसका पूरा क्रेडिट आपको दूंगा सर, क्योंकि ये आपसे ही मैंने वो सीखा है सर। थैंक यू। आप कुछ एग्जांपल्स देते थे कि यहाँ पे कुछ लॉस हो गया, लेकिन आई डिडंट गिव अप। आपने अपने स्टूडेंट से बहुत अच्छी तरह रूबरू होके बात करते हैं, आप फेस टू फेस बात करते हैं। आपके एसोसिएशन में वो सिस्टम नहीं है कि एक ब्लैक बेल्ट के नीचे दूसरे 5 और ब्लैक बेल्ट हो, और अगर आपको आपसे बात करनी हो तो आपको एक हायरार्की के थ्रू ऊपर आना पड़ता है। आपके यहाँ पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट रखते हैं। तो सर ये डिफरेंस क्यों, बाकी ऐसा रखते हैं, आप नहीं रखते हैं ऐसा? मैं समझा नहीं, वापस बोलेंगे? जैसे कुछ मास्टर्स होते हैं, हाँ। उनके नीचे जो ब्लैक बेल्ट होते हैं, फिर उनके नीचे कलर बेल्ट होते हैं, और एक व्हाइट बेल्ट होता है। अगर वो व्हाइट बेल्ट को अगर सबसे सीनियर मोस्ट मास्टर से बात करना होता है तो एक हायरार्की के थ्रू आना पड़ता है। सीनियर को पूछना, फिर वो उसके सीनियर को पूछेगा, फिर वो ब्लैक बेल्ट को पूछेगा, फिर वो अपने ब्लैक बेल्ट सीनियर को पूछेगा। अल्टीमेटली इट रीचेस द मास्टर एंड देन द कम्युनिकेशन हैपेंस। आपके केस में सर, मैं व्हाइट बेल्ट था जब मैंने ज्वाइन किया, और आप सीनियर मोस्ट ब्लैक बेल्ट है इंडिया के अंदर, 7 dan, आई गेस सर, 7। 7 dan है। और मुझे कभी वो एक गैप नजर नहीं आया सर आपके साथ बात करते हुए। तो क्या डिफरेंस था आपके अप्रोच में और वो दूसरे मास्टर्स में, या क्या देखिए, डिफरेंस मैं था? अपने आप को दूसरों से तो कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं ये कहूंगा कि मार्शल आर्ट जो होता है आपको हम्बल बनाता है। जी हम लोग भाव भी थोड़ा सा झुक कर ही करते हैं, बिल्कुल। इस तरह नहीं रहते। जो इस तरह हुआ वो मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। आपको बेंड फॉरवर्ड होना, पीछे नहीं होना। कहते हैं ना, वो अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। जी। हाँ तो एक तो ये है बात, दूसरी चीज ये है कि ठीक है, मैं जब सीखता था मैं एक वाइट बेल्ट था। जी मेरी अपनी जो फीलिंग, मेरे एक्सपीरियंस था वो मुझे याद है कि नए में मैं कैसे करता था, पुराना होता गया तो कैसे करता था। लेकिन वो सिर्फ मेरा एक का एक्सपीरियंस है। अब जब मैं सिखाने लगा, मुझे हजारों के एक्सपीरियंस चाहिए कि अब लड़का नया, कोई भी इंसान नया सीखता है तो उसकी फीलिंग क्या होती है, वो कैसे करता है, क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करता जाता है तो उसके अंदर की फीलिंग्स क्या क्या चेंजेस होती हैं। जी और वो मालूम करने के लिए आई हैव टू बी इजी अप्रोचेबल बाय इवन वाइट बेल्ट। जब एक वाइट बेल्ट मेरे पास पहुंचता है, वो कई बार अपने पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में भी बात कर रहा होता है, तो मुझे उसका एटीट्यूड मालूम पड़ता है कि मार्शल आर्ट में क्या है। तो शायद इसके लिए मेरे लिए नए बच्चों को भी हैंडल करना ट्रेनिंग में आसान हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब वो क्लास में आया है तो उसकी फीलिंग्स क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। वो इसलिए कि मैं इन लोगों को अपने पास आसानी से आने देता हूँ। और ये नए बच्चे आते हैं, हम थोड़ा सा उनको रिसीव करते हैं, थोड़ा जी। रिसीविंग टाइप के रहते हैं। फिर इजीली अपने आप अप्रोचेबल। को, हाँ, इजीली अप्रोचेबल होते हैं। फिर अपने आप को अच्छी तरह खोल कर रखते हैं हमारे सामने।
क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें पूछनी रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, कभी कोई स्ट्रेस रहता है कुछ चीज के जानने का। तो हम लोगों को इनको स्टडी करने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है। हाँ। अगर मैं ऐसे रहने मुश्ताक मदाओ ब्लैक बेल्ट उससे बात कर रही हो, तो मेरी जो जो स्टडी है या सीखने का जो प्रोसेस चल रहा है वो मेरा रुक जाएगा। इसीलिए मैं पसंद करता हूँ कि जो भी कितना भी नया बच्चा हो, वो डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछना चाहता है डायरेक्ट आ जाए। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रखता हूँ। मैंने हमेशा अपने आप को ऐसा रखा है कि कोई भी मेरे सामने बड़ा इजीली अप्रोच कर लेता है, तो उससे बड़ा फायदा मेरा ही होता है। मेरी नॉलेज बढ़ रही है, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, लोगों को मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ, और ये सब चीजें मुझे टीचिंग में हेल्प कर रही हैं। तो सर आपको भी ऐसे ही टीचर्स मिले हैं या? मुझे भी ऐसे ही टीचर मिले हैं। सबसे पहले मेरे डॉक्टर बरोड़ा वाला साहब। हाँ। अच्छा, बरोड़ा वाला साहब की एक चीज बताऊं, वो उनका इंतकाल 104 ईयर्स की एज में हुआ। ओके। और वो हमेशा, जब मैं उनका स्टूडेंट था, 10 साल 8-10 साल में उनके पास सीखता था, तो जैसे 72 ईयर्स की एज थी उनकी, मैं तब से उनके पास सीखना शुरू किया। तो एक मतलब मैं उनके घर पर गया था, हम चले जाते थे घर पर जब भी जी। बुलाते थे इजीली। तो एक मतलब दोपहर के बाद में पहुंचा तो प्रैक्टिस कर रहे थे घर में ही अपना। तो जो क्लब होता है, जैसे क्लब। लकड़ी का बना रहता है, तो जैसे हनुमान गदा होता है ना, हाँ हाँ। इंडियन क्लब जो होता है जी जी। एक्सरसाइज का, वो 2 हाथ में लिए थे, और वो एक सर्कल इसका प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं गिनने लगा, तो मैंने देखा जब उनकी एज नियरली 80 के लगभग हो रही होगी, 75 टाइम्स ये किया वो पहले से कर रहे थे। मैं आया तो उन्होंने बोले 5 मिनट इंतजार करो। और लास्ट उन्होंने राउंड किया, ये दोनों हाथ में मिला के 150 राउंड 80 ईयर्स का आदमी कर रहा है। और फिर उन्होंने रखा, हल्का सा कूल डाउन किया, फिर मेरे पास आके बैठ गया। 80 ईयर्स में हम सोच सकते हैं अच्छा हैवी वो इंडियन लकड़ी का क्लब जो है वो 150 टाइम घुमाएगा कोई? मुश्किल है। सर आज के मैं तो 184 की एज में उनका इंतकाल हुआ, और एंड तक उनकी कोई दवाई नहीं चल रही थी, कोई उनको डिजीज नहीं, कुछ भी नहीं था। बस एक इस एज में थोड़ा सा उनकी मेमोरी अफेक्ट हो गई थी, थोड़ा बहुत भूलने लगे थे। बाकी हर चीज परफेक्ट थी, चलते दौड़ते सब कुछ। तो क्या ये एग्जाम्पल मास्टर ग्रैंड मास्टर संसूली पे भी एग्जाम अप्लाई होता है सांसुली साहब भी 88 ईयर्स के हो गए हैं। अभी? हाँ, ओके। अभी लास्ट ईयर मैं कोरिया गया था, तो वो सीनियर मास्टर्स का हर साल सेमिनार होता है, हम जी। लोग अटेंड करते हैं। तो मैं गया था, तो समझो ऑल ओवर वर्ल्ड से कुछ 200 लोग आए थे अलग अलग कंट्री हाँ। से। ग्रैंड मास्टर्स के स्टूडेंट से हम लोग अलग अलग कंट्री से, हम लोग अराउंड 30 लोग थे। ओके। तो हम लोग जब चलते रहते थे, बाहर जा रहे कहीं, किसी ने पूछा, ओ वेयर इज ग्रैंड मास्टर सॉन्ग चुली, तो अरे किधर किधर हो, पता चला जो हम लोग चल रहे हैं 20-25 कदम आगे सबसे वो चले जा रहे हैं। इतना फास्ट फास्ट चलते थे कि हम लोग उनके साथ तो नहीं चल पाते थे। और लास्ट ईयर की बात है, वो जब हापकिडो का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, तो एक सेशन ग्रैंड मास्टर ली को दिया गया कि आप उनको सिखाइए। तो वो कुछ हैंड टेक्निक्स कॉम्बिनेशन सिखाने वाले थे, कुछ 15 या 20 कॉम्बिनेशन उन्होंने पहले कहा कि मैं आप लोगों को पहले करके दिखा देता हूँ, और फिर आप लोगों को एक एक करके मैं सिखाऊंगा कैसे बिल्कुल। होता है। और वो 20 कॉम्बिनेशन उन्हें अपने ब्लैक बेल्ट को बुलाया, उसे सामने किए। लोग कॉम्बिनेशन क्या वो भूल गए, बस मार्शल को देखे जा रहे। नियरली 88 ईयर्स का आदमी जी। ऐसे मूव कर रहा है जैसे 25 साल का आदमी। तो बोले ये आदमी क्या है, इसकी एज 20-25 साल है, 30 साल है, क्या है आखिर, इतना फ्लुएंट, इतना फास्ट, स्टेमिना वगैरह सब ऐसा था। हमारे साथ थे मास्टर सरदार शेख, जो कि मार्शल आर्ट की दुनिया के बड़े जाने माने मास्टर हैं। ऐसे ही गेस्ट को हम हमारे शो पे लाते रहेंगे। क्या आपको इस पॉडकास्ट में मजा आया? क्या आप इस पॉडकास्ट में कुछ नया सीखे? तो मेक श्योर इस पॉडकास्ट को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू गाइस।